गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका शिक्षा पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल की, और एमए फाइनल के अंतर्गत हम बात कर रहे थे वायुताप से संबंधित ज्योग्राफी के अंतर्गत। वायुताप के इस टॉपिक में हम बात कर रहे थे वायुदाब पेड़। वायुदाब पेटियों की बात की जाए तो पहले हमने देखी कि विषुवत, रेखीय, निमन, वायुदाब, दूसरी हम बात करें पोषण, कटिबंधीय, उच्च वायुदाब पेड़, इसकी हम बात करें। यहां मैं एक बार ऐसे सिंपल लिख रहा हूं, विषुवत, देखिए ये क्या है, एलपी, लो प्रेशर बैलेंस है। ये पोषण का क्षेत्र है, यहाँ हाई प्रेशर, ठीक है। ये उपद्रवी क्षेत्र है, लो प्रेशर का क्षेत्र, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये उच्च वायुदाब पेटी का, ठीक है। अब देखिए, पोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, इसके क्षेत्र की बात करेंगे 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात की जाती है, तो तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। वायुदाब निम्न होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। वायुदाब क्या है, उच्च। अब ये उच्च वायुदाब वास्तविक रूप से कैसे है, ये हमें समझना। इसके पीछे जो कारण की बात करेंगे, वो कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन गतिजन्य है, और घूर्णन के अंतर्गत क्या कारक होता है, इसमें वायु का अवतरण होता है। इसमें वायु का क्या होता है, अवतरण। ये अवतरण कैसे होता है, ये चीज समझेंगे। देखिए, पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है, अपनी जगह पर घूमती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों से क्या है, वायु ऊपर की ओर उड़ती है। कैसे, ऊर्ध्वाधर, है ना। ये हमने कल बात की थी, ऊर्ध्वाधर वायु पाई जाती है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। धरातल से ऊपर वायु उठे, कुछ दूरी पर चली जाती है, चलने के बाद भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये दोनों दिशाओं में विस्थापित हो जाती है। आधी चली जाती है इस दिशा में, और आधी चली जाती है नीचे दक्षिण की ओर। जाने के बाद में इस क्षेत्र के ऊपर ये वायु आ जाती है। ये वायु क्या हो जाती है, ठंडी, ठीक है। अब ठंडी वायु होगी कैसी, भारी वायु, और भारी वायु होगी है तो क्या कार्य करेगी, भारी वायु बैठने का कार्य करेगी, नीचे की ओर बैठे। तो यहां पर जो ठंडी वायु है, वो ठंडी वायु क्या हो जाती है, नीचे की ओर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये, उपध्रुवीय क्षेत्रों से भी वायु आती है, वो भी क्या है, यहां पर विस्थापित हो जाती है, ठीक। ये दोनों वायु क्या करेगी, उपध्रुवीय क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई बात कर रहा हूं, डायरेक्टली क्षैतिज भाग नहीं करना। यहां मैंने जो
प्रकार से ड्रॉ किया है, क्षैतिज का ड्रॉ आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन क्षैतिज ड्रॉ नहीं है ये। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये ऊर्ध्वाधर रूप से बात चल रही है कि दोनों हवाएं यहाँ पर, ये ठंडे क्षेत्र है, ठंडी हवाएं यहाँ पर बैठ जाती हैं और यहाँ से ऊपर उठी हुई वायु ये भी ठंडी होती है। तो दोनों वायु यहाँ पर ठंडी है वो बैठ जाएगी, उसके कारण क्या होगा, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ताप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हवाओं के कारण कम हो जाएगा। ताप कम हो जाएगा तो वायु ताप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब ये सारा सिस्टम किस पर आधारित है, वो वायु के अवतरण और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। इसी से ये क्या है, पेटी का निर्माण होता है। मध्य रेखीय तथा ध्रुवीय पेटी से जो उठी वायु जो ठंडी होकर इस पेटी पर नीचे उतरती है, जिससे वायु का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और दाब क्या हो जाएगा, दाब इसका अधिक हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, वायु का अवतरण। ठीक, अब देखिए 30 से 35 डिग्री पर वायु दाब आपको उच्च मिलेगा। ठीक, थोड़ा सा साइलेंट वातावरण यहां पर स्पष्ट होता है। तो स्पेन वासियों ने इसको एक चीज बताया, इन अक्षांशों को 30 से 35 वाले अक्षांशों को क्या कहा स्पेन वासियों ने, ये असव अक्षांश। क्या है, असव अक्षांश। असव का मतलब तो घोड़ा होता है, घोड़े के अक्षांश। क्या चीज स्पष्ट करना चाहता है, देखिए ये प्राचीन एक अवधारणा है और प्राचीन अवधारणा की बात करेंगे तो उस समय कुछ ऐसा घटित हुआ था कि समुद्र से यात्रा कर रहे थे, उस समय इस क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किया तो क्या है, जो जहाज थी पानी वाली वो तेज गति से नहीं चल पाई। स्पीड का जो कंट्रोलर था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया था, कम हो गया था। तो उस जहाज के अंतर्गत कुछ घोड़े थे। प्राचीन समय की बात करेंगे तो आदान प्रदान जो होता था वस्तुओं का, व्यापार की बात कर सकते हैं। तो वो व्यापार कर रहे थे तो उस समय उस जहाज में घोड़े थे और जहाज चल नहीं रही थी। तो उसमें जो जहाज में जो बैठा था, कैप्टन की बात कर सकते हैं हम, तो उसने क्या किया, उसने जहाज का भार कम करने के लिए उन घोड़ों को समुद्र में छोड़ दिया। ठीक, और छोड़ने के कारण इस अक्षांश वाले क्षेत्र को किस नाम से जाने लगे, असव अक्षांश के नाम से जाने लगे। ऐसे कुछ अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं। ठीक, तो इस कारण स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र को क्या कहा, असव अक्षांश कहा। ठीक है, अब देखिए कुछ तथ्य स्पष्ट हुए हैं इस पेटी के अंतर्गत, उन तथ्यों की हम बात करते हैं। इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां पर प्रति चक्रवातीय स्थिति बनती है। कैसी स्थिति बनती है, प्रति चक्रवातीय स्थिति बनती है। प्रति चक्रवातीय स्थिति के अंतर्गत क्या होता है, प्रति चक्रवातीय स्थिति में केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। क्या यहाँ पर इस पेटी में हाई प्रेशर है, बाहर की ओर लो प्रेशर है, बिल्कुल है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कौन सी स्थिति बनेगी, प्रति चक्रवातीय स्थिति बनती है। पहली चीज तो हमें ये स्पष्ट होगी। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, महत्वपूर्ण बात ये है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इसी पेटी पर स्थित है, इसी पेटी में स्थित है। ये तथ्य हमें स्पष्ट होता है।
विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल की बात करेंगे, लगभग उष्ण मरुस्थल की बात करते हैं तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग की बात करते हैं। साइड हमने चूज कर ली, ये क्या हो जाता है, पूर्वी साइड, और ये हो जाता है पश्चिमी साइड। तो महाद्वीपीय कोई क्षेत्र है तो उसके पश्चिमी भाग में यहाँ आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा, उष्ण मरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अफ्रीका की बात करते हैं कालाहार सहारा का मरुस्थल की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं सोनारेवा की बात की जा सकती है, दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे आटाकामा की बात की जा सकती है। ऐसे विश्व के कुछ उष्ण मरुस्थल हैं, वो उष्ण मरुस्थल इसी पेटी के अंतर्गत पाई जाती हैं महाद्वीपों के पश्चिम। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि एक उच्च वायुदाब पेटी है, वर्षा की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, इसके कारण वो क्षेत्र किसमें तब्दील होना शुरू हो जाता है, मरुस्थल के रूप में। ठीक है, ये क्या है, अपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के समुद्र। अब हम एक तीसरी पेटी है ध्रुवीय, उसके बारे में देखें। ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये देखिए मैंने उपोषण की बात की है, तो ये सिर्फ यही नहीं बल्कि नीचे के क्षेत्र में भी साधारण काउंट कर रही है। जैसा ऊपर कंडीशन है वैसे ही कंडीशन क्या है, नीचे भी स्पष्ट होती है। तो अब हम देखेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसके विस्तार में बात की जाती है, लगभग हम बात करते हैं 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ, दोनों क्षेत्रों में दो पेटियां हैं, ऊपर भी है और क्या है, नीचे भी। ये जो क्षेत्र है, ऊपरी वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर क्या चीज स्पष्ट होगी, उत्तरी क्षेत्र में आर्कटिक वर्ग स्पष्ट होगा। आर्कटिक वर्ग और सबसे पहले हमने देखा था कि 30.5 पर कर्क रेखा, 0 पर विषुवत रेखा, 66.5 की बात करते हैं तो वहां पर उत्तरी क्षेत्र में आर्कटिक वर्ग होता है। 90 डिग्री की बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र में तो वो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। उसी प्रकार से दक्षिण में बात करते हैं, ये विषुवत रेखा नीचे 23.5 डिग्री है, वो मकर रेखा के नाम से, और फिर नीचे का 66.5 डिग्री है वो अंटार्कटिका वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, दक्षिणी क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार पाया जाता है। अब रीजन्स देखेंगे, रीजन्स क्या है इस पेटी। सबसे पहले तो सामान्य उदाहरण हम देखेंगे कि उपध्रुवीय क्षेत्र है, तापमान कम, वायुदाब कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं बनती। कैसा बनता है, वायुदाब निम्न बनता है, लेकिन ये बनता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन हम देखेंगे। कारण पृथ्वी का घूर्णन ही है, और पृथ्वी के घूर्णन से क्या चीज स्पष्ट होती है, वायु का यहां पर अपसरण होगा। यहां वायु का क्या हो रहा है, अपसरण होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा था वायु का क्या हो रहा है, अवतलन हो रहा है। वहां पर नीचे की ओर बैठ रही थी, और अपसरण का मतलब क्या है, वायु का फैलाव हो रहा है। अपसरण का क्या तात्पर्य है, वायु फैल रही है, फैलाव हो रहा है। अब वो देखिए
इस क्षेत्र की बात करेंगे, इस क्षेत्र की जो ठंडी वायु है वो ठंडी वायु क्या है, दूसरे क्षेत्रों में अपसारित हो जाती है। यहाँ की ठंडी वायु दूसरे क्षेत्रों में अपसारित हो जाएगी तो यहाँ पर ठंडी वायु विस्थापित नहीं होगी, जिससे क्या तापमान अधिक स्पष्ट होगा। यहाँ की ठंडी वायु तो दूसरे क्षेत्रों में चली गई तो क्या है, ठीक है, यहां से तापमान अधिक स्पष्ट होगा, तापमान अधिक स्पष्ट होगा तो फिर क्या होगा, निम्न वायु दाब भी स्पष्ट होगा। इसके कारण वायु के अपसरण के कारण यहां पर स्पष्ट होगा। ठीक, तो ये उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी स्पष्ट हो रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये एक सर्किल भी बनता है इस प्रकार से। ये देखो, ये क्षैतिज वायु इस प्रकार से आ रही है, ये क्षैतिज वायु और ये वापस यहां जा रही है दोनों क्षेत्रों से। ये एक सर्किल बन गया, ये एक सर्किल बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, फिर ये एक सर्किल बन जाता है इस प्रकार से। ठीक, तो ये एक सर्किल बनते हैं। ये आगे हम बात करेंगे वायुदाब के पवनों के अंतर्गत। तो हम बात कर रहे थे इन पेटियों के बारे में। तो यहां देखिए, ये जो कुपोषण का क्षेत्र है, हाई प्रेशर का क्षेत्र है, इस हाई प्रेशर के क्षेत्र में क्या होता है, पवनें चलती हैं। वो पवनें कैसे चलती हैं, ये ऐसे नहीं चलती हैं क्षैतिज रूप से। पवनें देखिए कैसे चलती हैं, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। यहां से ऊपर की ओर वायु यहां आती है और यहां से वायु इस प्रकार से जाती है। ठीक, जब ये वायु आती है, इस क्षेत्र की वायु, ये गर्म वायु यहां पर आएगी तो इस एनवायरमेंट को क्या कर देगी, ताप बढ़ा देगी और यहाँ की जो ठंडी वायु है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इस क्षेत्र की गर्म वायु यहाँ आ जाएगी और इस क्षेत्र की ठंडी वायु जो थी वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। गर्म वायु आने के कारण क्या है, यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है और दाब कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। ठीक, ये चीज स्पष्ट होती है। अब देखिए, यहाँ से जो गर्म वायु आ रही है और यहाँ से जो ध्रुवों से जो वायु आ रही है इसके पास में, ये क्या है, ठंडी वायु। अब दोनों वायु क्या हो गई, भिन्न भिन्न तापमान वाली वायु हो गई। कैसी वायु हो गई, भिन्न भिन्न तापमान वाली वायु हो गई। इस भिन्नता के कारण क्या है, एक चीज उत्पन्न होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ताकार। दो भिन्न राशियां जो आपस में मिलेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ताकार। अब ये वर्ताकार क्या करते हैं, ये वर्ताकार चक्रवात को जन्म देते हैं। किसका जन्म देते हैं, चक्रवात। और जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, किस क्षेत्र में आ रहा है, ये उपोषण या हम कह सकते हैं शीतोष्ण के क्षेत्र में। तो इसको कौन से बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। किस पेटी में, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब स्पष्ट होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो चक्रवात उत्पन्न यही होते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में ये पेटी क्या है, अस्थायी रूप से पाई जाती है। क्यों, स्थल और जल का क्या पाया जाता है, असमान वितरण पाया जाता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पेटी क्या है, स्थायी है। अब यहाँ जल का वितरण क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। यहाँ पर स्थल भाग बहुत ही कम है, यहाँ रेशियो क्या है, ज्यादा है, जिससे क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। और यहाँ पर पूरे क्षेत्र में क्या चीज स्पष्ट हो रही है, जल का क्षेत्र स्पष्ट हो रहा है। एक ही क्षेत्र होने के कारण ये पेटी लगभग क्या दिखाई देती है, स्थायी दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रशांत महासागर में इस क्षेत्र के अंतर्गत उपध्रुवीय पेटी की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर, इन दोनों क्षेत्रों में
निमनदाब कहाँ स्थापित होता है, किस क्षेत्र की बात करेंगे उस क्षेत्र में स्थापित होता है। तो देखिए उत्तरी प्रशांत की बात करेंगे तो वहां पर एल्यूशन नाम का एक केंद्र है, एल्यूशन क्षेत्र है। उस एल्यूशन क्षेत्र को हम निमनदाब का केंद्र मानते हैं, उपध्रुवीय पेटी। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में आइसलैंड नाम का एक क्षेत्र है, वो क्या है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र का एक निमनदाब का केंद्र माना जाता है। इसके बाद में ध्रुवीय जो पेटी की बात करते हैं, उस ध्रुवीय पेटी के अंतर्गत हम देखेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।